स्वागत है आपका न्यू इंक में। और 2016-17 का चुनाव आप लोग अभी तक नहीं भूले होंगे और एक जहन में आप लोगों के दस्ता भाषण ज़रूर होगा। रोहित मिश्रा का छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, काफ़ी रोमांचक मुकाबला कहें तो उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन चुनावों को देखने वाले, कवर करने वाले, और बतौर पत्रकार हमने भी उस चुनाव को जब कवर किया था तो दस्ता भाषण ने बहुत कुछ बदल दिया था। वो दस्ता भाषण के पीछे राज क्या था, जो स्टाइल थी वो क्या थी, क्योंकि अभी सारे खुलासे हो सकते हैं, उस समय तो नहीं हो सकते थे। हमारे साथ रोहित मिश्रा है, स्वागत है आपका। क्या राज था, क्योंकि एक हाथ सामने था दर्शकों जो छात्र थे, और ये चीज़ जो है सेफ्टी सुरक्षा हो या विश्वविद्यालय के कई अहम मुद्दे हों, चाहिए कि नहीं चाहिए, एक मोदी स्टाइल झलका था। और कुछ लोगों ने तो कह दिया था कि रोहित मिश्रा जीत गए। वो उनका बड़प्पन था, बाकी ऐसा कोई राज जैसा उसमें कोई बात नहीं थी। वो आम छात्रों की बातें थी जो मैं कर रहा था, जो उन्हें चाहिए होती हैं। और क्योंकि मैं भी एक छात्र था तो उन पीड़ाओं से मैं भी गुजरा था। वो कैंटीन की समस्या रही हो, हॉस्टल की रही हो, काउंसलिंग सेंटर की रही हो, वो सारी समस्याओं से कहीं ना कहीं दो चार हम भी हुए थे। तो उन्हीं समस्याओं को लेकर और छात्र छात्राओं ने ये समझा कि शायद ये जो बात कर रहा है हमारी है। उसमें वो घड़ी चलना भी था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, एक बड़ा प्रश्न लगा और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है मेरे उस अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान, जिसके लिए अभी भी क्योंकि मेरी घड़ी रोक दी गई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको भी चलवाने की। वही एक बात थी और वैसा राज जैसा उसमें कुछ राज जैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो बस आम छात्रों की बात थी जो मेरे मुंह से निकल रही थी। बहुत दिनों बाद विश्वविद्यालय के इतिहास में एक लंबा अंतराल हो गया था कि दस्ता भाषण कहा जाता था कि बदल देता है बहुत कुछ रातों रात माहौल को। क्या कुछ आभास हो गया था? नहीं, अभी आपने जब ऑफलाइन हमसे चर्चा हुई तो आपने कहा वो 7 मिनट काफ़ी कुछ बदले। वो 7 मिनट मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑनलाइन भी कह रहा हूँ कि वो 7 मिनट मेरे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण 7 मिनट रहे। उस दक्षता भाषण के बाद 28 तारीख को वो दक्षता भाषण था और 30 को चुनाव था। उसके बाद मैं जब निकला कैंपस में और बाहर भी चुनाव में, तो एक अजब सी रवानगी कहें थी। लोग खुद मुझसे आके मिलते थे, वो बच्चे आके मेरी गाड़ियों में लटक जाया करते थे। तो वो सब चीज़ें बड़ा खुद को भी अच्छा महसूस करता था मैं, और ये लगता था कि कुछ अच्छा हो गया है। तो वो पॉजिटिव वेव्स जो कह सकते हैं वो तो दिखी थी मुझे। मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के रोहित मिश्रा क्या सोचते हैं, क्योंकि ये एक जो स्टाइल है प्रश्न का, ये आपसे जब भी हम मिलते हैं जी, बदला क्या है? क्या ठहराव हो गया, क्योंकि लगातार आंदोलन होते हैं, विश्वविद्यालय वहीं पे है, क्या लगता है आपको? स्थितियाँ बड़ी विपरीत हो गई हैं अनुज जी विश्वविद्यालय की। वहाँ पे संवादहीनता इस कदर हावी हो गई है कि जब उस इंस्टीट्यूशन का मुखिया जो खुद लोगों से संवाद नहीं करना चाहता, तो वो जो प्रच्छन्न का सिद्धांत है कि क्षण के चीज़ें नीचे आती हैं, वही वहाँ पे हो रहा है कि अब आपका प्रॉक्टर आपसे बात नहीं करेगा, डीएसडब्ल्यू आपसे बात नहीं करेगा, आपका एचओडी आपसे बात नहीं करेगा, आपका प्रोफेसर आपसे बात नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे बच्चों का वो जो सर्वांगीण विकास की कल्पना थी विश्वविद्यालय बनाने के दौरान, वो बिल्कुल ही विफल होती यहाँ पे नज़र आती है। तो अभी आपने देखा कि एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है। वो काउंसलिंग सेंटर जिसकी मैंने बात की थी उस समय खोल के फिर बंद कर दिया गया। वो होता तो शायद आज एक जीवन हम फिर बचा पाते। बनाने की तो स्थिति में वो सब सामर्थ्यवान बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें बड़ा गड़बड़ कर रही हैं पूरा विश्वविद्यालय। और अब मैं चूँकि बाहर भी जाता हूँ विद्यार्थी परिषद के काम से, तो वो समझ में आता है कि यहाँ की जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की जाती है तो लोग बस वही समझ लेते हैं कि वहाँ तो कुछ होना ही नहीं है। और जबकि देश की दिशा, देश की दशा, देश की राजनीति, देश की जो नई चीज़ें हुआ करती थी, नए परिवर्तन हुआ करते थे, शिक्षा में परिवर्तन हुआ करते थे, वो सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही शुरुआत की जाती थी। तो वो चीज़ें खोई हैं यहाँ पर। जब आप बाहर के कैंपसों में जाते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में आपके पास राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व है विद्यार्थी परिषद में, तो वहाँ क्या पेश करते हैं या बहुत कुछ क्या मिल जाता है आपको वहाँ पे विश्वविद्यालय को लेकर के? मैं गुजरात गया तो मैंने देखा कि कैंपस एकदम हेल्दी कैंपस था वहाँ पे, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ भी देखा तो बड़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होता है। वहाँ के प्रोफेसर से मिल के बच्चों से गार्डन में बात कर रहे थे, उन्हें कुछ नई चीज़ें समझा रहे थे। इंजीनियरिंग का एक अलग इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे मैं गया। JNU गया तो वहाँ भी ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि प्रजातंत्र केवल देखने में नहीं आता। वाइस चांसलर से कोई भी बच्चा, आम सा बच्चा जाके कभी भी कहीं भी मिल सकता है। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ आतंकवादियों का, ये जैश ए मोहम्मद का तो कैंप है नहीं। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक रहा है। आप इसको एकदम कैंप जैसा बनाते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। तो बाहर और यहाँ पे वही अंतर है कि आप किसी से भी संवाद करना हो, एक फ़ोन पे आपको वाइस चांसलर मिलते हैं, एक फ़ोन पे आपको DSW मिलते हैं, आप जाके प्रॉक्टर से कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। और उसमें ये तानाशाही नहीं होती कि अगर ये काम नहीं करोगे तो सस्पेंड हो, ये काम नहीं करोगे तो एक्सपेल हो। और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ का आंकड़ा उठा लीजिएगा। और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा एक्सपल्सन, सबसे ज़्यादा सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग, जेल, FIR इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों को दे रहा है। आंदोलन बहुत सारे हुए, कुलपति जो हैं यहाँ मौजूदा उनके को लेकर के, और सरकार शायद केंद्र में भाजपा की ही थी जी।
और ये आरोप लगे, संगीन आरोप हैं कि आंदोलन भी किए गए और मुद्दे बड़े व्यापक और सही थे, इसके बाद भी जो कुलपति थे वो हिले तक नहीं। और आरोप ही समाजवादियों पर ये है कि आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। आप लोग एकदम, तो उनसे बस इतना कहना है कि वो जितने भी आंदोलनों की आप बात करेंगे, किसी में समाजवादी थे क्या? उनका आंदोलन अखिलेश यादव को लाने के लिए होता है, और हमारा आंदोलन यहाँ पे होता है कि कैंपस में जो एडमिशन हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार खत्म होता है। उनका आंदोलन होता है कि हम किसी ना किसी ऐसे समाजवादी को लाएंगे जो यहाँ पे आके बताए भाजपा को गाली दे। हमारा काम ये होता है कि विद्यार्थियों का हित जिस काम में हो हम उन लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे। तो जितने भी आंदोलनों की श्रृंखला की आप बात करेंगे वो सारे के सारे विद्यार्थी परिषद ने किए हैं, और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हम एक दबाव समूह हैं। हमने लगातार दबाव बनाया, और ये कहना कि कुलपति नहीं हटे, वो कुलपति की आत्मा जानती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। और हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो हमें सुनवाना पता है कि कैसे सुनवाई जाती है, वो हम कर लेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष एक युवा बनता है जी। इसके बाद संगठन मौका देता है राष्ट्रीय स्तर पर, अब क्या? अब संगठन की ही इच्छा होगी कि अभी जब तक वो छात्र राजनीति में चाहता है छात्र राजनीति में रखेगा, और उसका आदेश होगा तो फिर क्षेत्र की राजनीति में जाया जाएगा। लेकिन वो समाज की सेवा करना है, वो छात्रों से शुरुआत होगी, तो शायद इनकी भावनाएं, इनकी पीड़ा और इनका दर्द मैं समझ रहा हूँ। ये मेरे लिए अच्छा होगा कि वो समाज में भी जाए और कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए जो भी संगठन आदेश करेगा उसके लिए बिल्कुल तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक, जी, एयर स्ट्राइक, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक के सेकेंड पार्ट के तौर पर देखा जा रहा है। रोहित मिश्रा से मैं जानना चाहूँगा कि दो तस्वीरें हैं। एक तरफ राइटर न्यूज एजेंसी कह रही है कि जहाँ पे बता रहे हैं हमला हुआ था मिस हो गया, जो तस्वीर आ रही है। दूसरे में विपक्षी सबूत मांग रहे हैं पिछले दौर के सजा। तो रोहित मिश्रा का क्या कहना है? मजबूरी उन विपक्षियों की यही है कि जिस तरह विकास हुआ भारत का, एक सशक्त विकास हुआ और एक सशक्त देश के रूप में उभर कर सामने आया, इन्हें समस्या इसी बात से है कि मुद्दे इनके पास कुछ बचे ही नहीं हैं। ये क्या करें? भ्रष्टाचार पूरी सरकार में कहीं हुआ नहीं, युवाओं को ठीक ठाक जगह पे रोजगार मिल रहा था, वो अपना काम कर रहे थे, कुछ अच्छा दिखा रहे थे। अब सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे, सेना की वीरता पे प्रश्न चिन्ह लगाना, ये केवल और केवल इनका फ्रस्ट्रेशन है। हम तो ये जानते हैं सैनिक हमें जहाँ दिख जाता है हमें लगता है कि वो 30,000, 35,000, 40,000 रुपये में हर मिनट उसकी मतलब मौत है, ये समझ लीजिए आप, जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगाना मतलब तो उसका कुछ सिद्ध ही नहीं होता। वो केवल और केवल आपका फ्रस्ट्रेशन है जो दिखा रहा है कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगिए, आप एयर स्ट्राइक के प्रमाण मांगिए। हम वहाँ पे आतंकवादी मारने गए थे, हम आतंकवादी गिनने नहीं गए थे, तो वो काम किया। लगातार जो विदेशी एजेंसियाँ हैं, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बतौर एक युवा राजनीतिक आप उस पर पक्ष रखें हैं कि लगातार जो एजेंसियाँ हैं न्यूज़ की वो कह रही हैं कि इलेक्शन है इंडिया में आने वाले हैं। इलेक्शन इसके पहले भी हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कौन सा इलेक्शन था? अब ये तो उनका काम था ना, आतंकवादियों ने आके घटना को अंजाम दिया, पुलवामा में अटैक किया, उसका हमने प्रतिकार किया, और प्रतिकार इतना जोरदार कि जैसा हमारी सरकार ने कहा था कि 1 का जवाब 10 से, तो उसी तरीके हमने जवाब दिया है। अब वो इलेक्शन था या नहीं था, जवाब हमें देना था, और ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है, दर्शाता है कि हम जवाब देंगे इसी तरीके का। जम्मू कश्मीर में आतंकी मारे जा रहे हैं, उनके साथ अब कोई मानवाधिकार नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो? आप हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी, हमारे घर के लोग, हमारे पिता, भाई, इनकी हत्या करें, और हम आपसे केवल ये कि नहीं नहीं मानवाधिकार इनके लिए जिंदा है। ये वही लोग हैं जो लादेन को जी, कसाब को भाई साहब, वो कहने वाले लोग हैं। तो वो प्रश्न चिन्ह उठाएं, उनसे ना तो हमें कोई प्रभाव पड़ता है, ना यहाँ देश के युवाओं को कोई प्रभाव पड़ता है। उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र उनको सौंपा गया है, क्या सोचना है आपका? बतौर एक, मुझे नहीं लगता कि उनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा। वो जो नाव है कांग्रेस की, उसमें इतने ज़्यादा छेद हो गए हैं, इतने छेद हो गए हैं, उसका डूबना तय है। वो कोई एक छेद बंद करके बस उसे कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, बाकी वो नाव डूबेगी ही। कोई युवा नेतृत्व तो नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो उस पार्टी की मुझे बात ही नहीं करनी। बाकी भाजपा वाले ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। तो ये वो शुभकामनाएं। बहुत बहुत। तो हमारे साथ रोहित मिश्रा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से राय रखी, और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर के उनका स्पष्ट कहना है कि नाव में बहुत सारे छेद हैं और नाव डूबनी तय है। लेकिन पता लगेगा आने वाले दिनों में कि भाजपा की नाव और कांग्रेस की नाव इस पानी में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है किस तरह से आगे चल पाएगी।